Good morning, friends. Welcome to our channel Management Mantra. I am Dr. Bakha Gupta, and today we are discussing on product research. ये जो प्रोडक्ट रिसर्च है ये मार्केटिंग रिसर्च का ही एक पार्ट है। मार्केटिंग रिसर्च आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आप मार्केट से जुड़े हुए सारी इंफॉर्मेशन गेन करते हो, मार्केट से जुड़ा हुआ सारा रिसर्च कलेक्ट करते हो, उसी में से एक कलेक्शन है दैट इज द प्रोडक्ट रिसर्च। हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च की एक एप्लीकेशन है प्रोडक्ट रिसर्च, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट को रिसर्च किया जाता है और किस तरह से उसकी इंफॉर्मेशन को गेन करके फिर मार्केट में लॉन्च किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोडक्ट रिसर्च, फर्स्टली वी शुड नो अबाउट व्हाट इज द प्रोडक्ट रिसर्च। अब मुझे ये बताने की आप लोगों को जरूरत तो नहीं है कि प्रोडक्ट क्या होता है। आप भी जानते हैं मार्केट में जितने भी आइटम्स मिल रहे हैं जिन्हें आप यूज करते हैं दे ऑल आर कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। जो आप यूज कर रहे हो, चाहे वो आपका शैम्पू हो, चाहे वो आपका कॉम हो, चाहे वो आपका फूड हो, या जो भी आप पैक्ड आइटम खरीद रहे हैं मार्केट से, वो सब आपके प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है इसकी एक प्रॉपर रिसर्च भी की जाती है, तभी एक मार्केट में नया प्रोडक्ट लाया जा सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल कि ऑलरेडी मार्केट में कोई प्रोडक्ट जिस पैकेजिंग पर है, जिस प्राइस पर है, आप उसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आ रहे हो। कोई सेंस नहीं है, कोई नहीं खरीदेगा उसे। बिकॉज आप भी जानते हो कि न्यू टेक्नोलॉजी फॉर्म्स में हमेशा नया ही कुछ मांगा जाता है, और जैसा जैसा आप देख रहे हो कि इनोवेशंस को हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है। तो अगर आप पुरानी चीज़ों को ही रिकॉल करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ न्यू क्रिएटिव आपको लेकर आना ही पड़ेगा। हम अपने रेगुलर लाइफ में भी जो काम करते हैं हम उसमें कुछ नया करने की कोशिश करते हैं जिससे हम एक्साइटेड हो सके उस काम को लेकर। सेम वही है कि प्रोडक्ट में भी आप कुछ नया जब लेकर आते हैं तभी उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो प्रोडक्ट रिसर्च में भी यहाँ पर यही बताया गया है कि जितने भी आपके प्रोडक्ट से जुड़े हुए एस्पेक्ट हैं उन सबको यहाँ पर कवर किया जाता है। चाहे वो उसके फीचर्स हो, चाहे वो उसका नाम हो, उसकी पैकेजिंग हो, उसका ब्रांड नेम हो, उसका प्राइस हो, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग इन प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट को जब आप मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, किसी नए प्रोडक्ट को या फिर किसी पुराने प्रोडक्ट को आप मॉडिफाइड करके अगर लॉन्च कर रहे हो, इन दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट रिसर्च आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मार्केट रिसर्च की अगर बात की जाए, जैसे अभी की अगर डिमांड देखी जा रही है, तो दैट इज कि अभी आप भी जान रहे हो कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इस केस में हर कोई ये चाह रहा है कि किसी भी तरह से कोरोना से बचकर आप कैसे काम कर सकते हो उसको देकर ध्यान दिया जा रहा है। आप चाहे मेडिकल स्टोर्स पर जाए या कहीं पर भी जाएंगे तो वहां पर इम्यूनिटी बूस्टर्स की दवाइयां एज वेल एज सैनिटाइजर्स जो हैं इनकी डिमांड बढ़ चुकी है। तो ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट रिसर्च बता रहा है कि भाई इस तरह की प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लॉन्च करेंगे, मास्क अगर आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई भी आइटम आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो उसकी डिमांड अभी बहुत ज्यादा है। तो दैट इज द प्रोडक्ट रिसर्च। उसी तरह से कोई भी नया प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हो तो दैट इज इंक्लूडिंग इन दी प्रोडक्ट रिसर्च। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च में कौन कौन से एस्पेक्ट हैं। तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट रिसर्च में बेसिकली टू एस्पेक्ट्स हैं जिनको फोकस किया जाता है। एक है आपका टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा है आपका मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। टेक्निकल प्रोडक्ट आपका क्या, टेक्निकल एस्पेक्ट आपका क्या हो सकता है? तो टेक्निकल एस्पेक्ट जो होता है, देखिए ध्यान से, टेक्निकल एस्पेक्ट मतलब ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान दिया जाता है जब एक प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर रहे हो या एक प्रोडक्ट के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो या उसके बारे में आप बता रहे हो। पहला आता है आपका बीटा टेस्टिंग रिसर्च एंड एनालिसिस। बीटा टेस्टिंग रिसर्च एंड एनालिसिस मे बी आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने ये वर्ड पहले कभी नहीं सुना होगा, और मे बी ऐसे भी लोग होंगे जो इसके बारे में जानते भी होंगे, है ना। तो अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इफ़ यू नो अबाउट दी बीटा टेस्टिंग, और अपने व्यूज़ भी बताइएगा कि ये होता क्या है। ठीक है। और तो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि बीटा टेस्टिंग जो है ये एक तरह से प्रोडक्ट से जुड़ी हुई टेस्टिंग होती है। जब भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो जो आपकी सॉफ्टवेयर टीम्स होती हैं वो उस प्रोडक्ट का ट्रायल लेती हैं। एक सैंपल कलेक्ट किया जाता है, सैंपल ऑफ ग्रुप कलेक्ट किया जाता है सबसे पहले जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर उनके थ्रू एक टेस्टिंग की जाती है। दिस टेस्टिंग इज बेसिकली कॉल्ड दी बीटा टेस्टिंग। ये जो बीटा टेस्टिंग होती है ये इसलिए किया जाता है जिससे कि ये पता चल जाए कि आप जो मार्केट में लॉन्च करने वाले हो प्रोडक्ट, उसका एक फीडबैक हमें मिल जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स सामने आ रहे हैं। तो दैट इज द बीटा टेस्टिंग। और अगर इसकी हेल्प से अगर कोई चेंजेस किया जाना है आपके प्रोडक्ट में तो वो भी हम पहले ही कर सकते हैं उसे लॉन्च करने के पहले। तो दैट इज द बीटा टेस्टिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप कभी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हो। ठीक है। सेकेंड आ रहा है आपका पेटेंट।
ये भी वर्ड आप लोगों ने सुना हुआ है। पेटेंट एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया या कोई नई टेक्नोलॉजी आपने लॉन्च की हुई है तो उसे आप पेटेंट करा लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू आप उसे ऑथराइज करा लेते हैं कि आपके अलावा कोई और उस टेक्निक को यूज नहीं करेगा, या आपको उसका पेटेंट मिल चुका है, अगर कोई और भी उसे यूज करता है तो आपके नाम पर करेगा, अपने नाम पर नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो दैट इज दी पेटेंट। तो यहाँ पर अगर आप किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल एस्पेक्ट के तौर पर आपको पेटेंट भी कराना पड़ता है। जैसे कोई नई मेडिसिन मार्केट में आई है, तो वो मेडिसिन अगर मार्केट में आई है तो सामने वाला जो है वो क्या करेगा, उसे पेटेंट करा लेगा, मतलब अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लेगा, जिससे कोई और उस फॉर्मूले का यूज नहीं करेगा अपने नाम पर। ठीक है, तो दैट इज दी पेटेंट। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आ रहा है प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन। दिस इज ऑल्सो लाइक ये भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो उसको सर्टिफाइड आज के टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है। आप भी देख रहे हो ISI मार्क, नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क, इंडिया ऑर्गेनिक मार्क, एग मार्क जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, ये सारे के सारे जो मार्क्स हैं दे रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, जो आपके प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करते हैं कि यस आपका प्रोडक्ट सर्टिफाइड है रजिस्टर्ड कंपनीज के थ्रू, और मार्केट में वो लॉन्च हो सकता है और मार्केट में उसे वैल्यू मिलेगी। दैट इज द प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, जो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दो एग्जांपल बता रही हूँ प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस के। जैसे फर्स्ट आप देख रहे हो नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, ये एक लोगो बना हुआ है। ये लोगो जनरली आजकल गाड़ियों पर आपको मिलेगा, जितने भी व्हीकल्स है उन पर आपको मिलेगा, बिकॉज ये शो कर रहा है एक आपका टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद आपको ये लोगो दिया जाता है, इस जिससे कहीं पर भी आपको इससे रिगार्डिंग कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई लाइक आपको चालान कट रहा है तो वो चालान आपका नहीं कटेगा अगर ये लोगो आपका लगा हुआ है। ठीक है। और सेकंड आप देख रहे हो कि अगर आप कभी ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो ज्वेलरी के टाइम पर आप जब कोई मार्क देखते हो या कोई आपका उस प्रोडक्ट का जो सर्टिफिकेशन है वो किन किन चीज़ों के थ्रू होगा, तो आपने भी देखा यहाँ पर एक आप देख रहे हो द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड BIS का लोगो लगा होना चाहिए, प्योरिटी ऑफ गोल्ड का लोगो लगा होना चाहिए, जो भी आप ले रहे हो उसके सेंटर का लोगो होना चाहिए, ज्वेलरी का जितना भी आपका कितना उसमें आइडेंटिफिकेशंस क्या है उसकी, उसका एक मार्क होना चाहिए, और किस टाइम पर वो बनी है तो ईयर ऑफ हॉल मार्किंग भी उसमें मैच होनी चाहिए। इतनी सारी चीजें आपका सर्टिफिकेशन शो करती है, तो दैट इज द प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन। उसी तरह से कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो तो उस प्रोडक्ट के को भी आप देखते हो कि उस प्रोडक्ट पर भी बाकायदा सारी लाइक एक सर्टिफिकेशन जो होता है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, वो सर्टिफिकेशन उसमें मौजूद रहता है, तभी उस प्रोडक्ट की वैलिडिटी रहती है। नेक्स्ट आपका इसमें आ रहा है दैट इज द कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंसी रिसर्च। जो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस रिसर्च है, इसमें आपको बेसिकली ये वो रिसर्च कर रही है जो R&D करती है, जो हमारे कॉम्पिटिशन्स को मार्केट में देख रही है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कि किसके पास कितनी बेहतर टेक्नोलॉजी है और हम कहीं उनसे थोड़ा पीछे तो नहीं है, और अगर पीछे हैं भी तो कैसे उसे रिकवर किया जाए। तो दैट इज द कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस रिसर्च। इन चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज द मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। अब मार्केटिंग एस्पेक्ट क्या हो सकता है प्रोडक्ट का, उसके बारे में बात की जाए। ठीक है ना? तो मार्केटिंग वैसे तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, रिलेटेड टू द मार्केट, जितना भी कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू द मार्केट। तो मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट देयर पैकेजिंग, देयर मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, उसकी प्रोडक्ट पे जितना भी डिटेल्स लिखी गई है उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है कॉन्सेप्ट टेस्ट। तो इसमें आपके प्रोडक्ट, उसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसमें आप विजुअल और मटेरियल और टेक्स्ट सारी चीज़ें लाइक इंक्लूड होगी, एज वेल एज एडवर्टाइजमेंट की जो कैंपेन होता है वो भी उसमें इंक्लूड होगा। तो टोटल मिला के कहा जाए कि अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है तो उस मार्केट के जो प्रोडक्ट को आप देख रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को देखकर आप क्या एनालाइज कर रहे हो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, आपने उस प्रोडक्ट को देखकर ही लाइक उसकी पैकेजिंग देखकर ही हम समझ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है। अगर बात की जा रही है कि अगर कोई शैम्पू है तो आप भी देखोगे उस पर शैम्पू लिखा भी होगा, एज वेल एज उस पर हेयर्स की कुछ डायग्राम्स भी बने होंगे, और कुछ अलग उसमें आप पीछे जब देखोगे तो उसके इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद होंगे, उसका प्राइस होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, और सारी इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद रहती है।
तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर उसकी पैकेजिंग में मौजूद नहीं होती है तो वो प्रोडक्ट जनरली परचेस नहीं किया जाता है और अप्रूव ही नहीं होता है अगर आप उसमें एक्सपायरी डेट नहीं डालते या मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं डालते हैं तो ये आपका मार्केटिंग एस्पेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की जहाँ बात की जा रही है, दैट मीन्स की विजुअल मटेरियल जो दिखाई दे रहा है वो, और उसके ऊपर लिखा हुआ जो मटेरियल है वो सब कुछ अच्छा और सही होना चाहिए। आपने लिखा कुछ है लेकिन अंदर मटेरियल कुछ और निकला तो भी वो गलत हो जाएगा। प्रोडक्ट रिसर्च में सारी चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसका एक रीज़न ये भी है कि मान लीजिए कोई पर्सन अगर किसी चीज़ से एलर्जी रखता है तो उस केस में अगर आपने उस इंग्रेडिएंट्स को वहाँ पर मौजूद नहीं किया है तो उसे वो एलर्जी हो सकती है, वो आपके ऊपर क्लेम कर सकता है। तो इसलिए बेटर ये है कि अपने आप क्लियरिटी रखिए कस्टमर्स के साथ में, तभी कस्टमर्स जुड़ते भी हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे प्राइस टेस्ट होता है। प्राइस मार्केट में सेम जो आपने मटेरियल दिया है उससे जुड़े हुए जितने भी आपके सिमिलर प्रोडक्ट हैं उनका प्राइस कितना है और आप अपना प्राइस कितना रख रहे हो। सिमिलर कंटेंट्स वाले प्रोडक्ट्स का प्राइस अगर कम है और आप अपना प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रख रहे हो तो उस केस में आपको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती है। अगर आप अपनी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करके सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस ही रखते हैं तब आपको मार्केट में ज़्यादा अच्छा लॉन्च मिलता है। ठीक है, अगर आपके कंटेंट्स भी सेम अगर मार्केट में मौजूद हैं तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइस टेस्ट। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप देख रहे हो मार्केट में बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, कई सारी कंपनीज आ चुकी है। अगर दूध की ही बात करें तो मिल्क आपको मदर डेयरी का भी मिल रहा है, अमूल का भी मिल रहा है, लेकिन अगर प्राइस देखोगे तो इनके प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, वो इसीलिए ही सेम है। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देख रहे हो इसमें प्रोडक्ट का प्रमोशन, आप किस तरह से प्रमोशन कर रहे हो, है ना, किस तरह आप एडवर्टाइजमेंट यूज कर रहे हो, आप विजुअल मीडिया यूज कर रहे हो या फिर आप उसके लिए प्रिंट मीडिया यूज कर रहे हो या फिर आप रेडियो का यूज कर रहे हो, किस तरह का आप उसमें प्रोडक्ट प्रमोशंस कर रहे हो। तो ये भी आपके मार्केटिंग एस्पेक्ट्स आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जिसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनल एस्पेक्ट्स, मार्केटिंग एस्पेक्ट्स। अब आती है बात की इंपॉर्टेंट्स क्या हो सकते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। तो प्रोडक्ट रिसर्च की अगर बात की जा रही है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस, अभी हमने इतनी सारी चीज़ें देखी, टेक्निकल एस्पेक्ट्स देख लिए हमने, मार्केटिंग एस्पेक्ट्स देख लिए, प्रोडक्ट होता क्या है, उसकी रिसर्च क्यों की जा रही है, ये सब हमने देखा। भाई मार्केट में कोई नई चीज़ लेकर आ रहे हो तो रिसर्च के बिना तो उसे लाना कोई सेंस ही नहीं है। आप अपने लिए एक कपड़ा भी खरीदते हो तो 4 शॉप्स पर आप ट्राई करते हो, उसके बाद कुछ कोई परचेजिंग करते हो। तो यहाँ तो आपकी कंपनी का बेस है कोई प्रोडक्ट, आपकी कंपनी को वो ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है, तो इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो जैसे आप भी देख रहे हो, पहला इंपॉर्टेंस है इसका एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो प्रोडक्ट के फीचर्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है, जिससे कस्टमर्स को भी इजी हो जाता है और जो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उसे भी इजी हो जाता है कि वो किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को गेन कर ले, और कस्टमर्स के लिए भी इजी हो जाता है कि उन्हें इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है। नेक्स्ट आपका आ रहा है इट्स हेल्प टू सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट लाइन। ये प्रोडक्ट लाइन को सिंप्लीफाई करने में क्लियरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मार्केट में आपका शैम्पू बहुत अच्छा चल रहा है ना, आपका शैम्पू की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप चाहो तो आपको, अगर ये प्रोडक्ट रिसर्च से आपको पता चला कि आपके शैम्पू की जो ग्रोथ है वो अच्छी जा रही है, आपका जो मार्केट में आपकी पोजीशन है वो अच्छी है आपके शैम्पू की, तो आप अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, दैट इज़ द कंडीशनर। तो आप उसे वहाँ पर लॉन्च कर सकते हो, उसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है बिकॉज ऑलरेडी आप अपनी एक इमेज क्रिएट कर चुके हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट लाइन यहाँ पर इजीली क्रिएट हो सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्रिएट गुडविल फॉर द प्रोडक्ट। अगर आपका जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो क्योंकि आप लोगों से फीडबैक ले रहे हो और कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे आपकी गुडविल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर को लगता है, कस्टमर समझता है कि ये जो कंपनी है ये हमारी वैल्यू करती है, बिकॉज दे गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर साइड। नेक्स्ट आपने देखा इट फैसिलिटेट एप्रोप्रिएट प्राइस फिक्सेशन। ये प्राइस फिक्सेशन में भी बहुत मदद करता है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ही था। इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन एंड रिनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। वो भी हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर आप देख रहे हो कि कोई प्रोडक्ट आपका मार्केट में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, फीडबैक लिया आपने कि कहाँ कमी आ रही है,
उसके बाद आप उसका मॉडिफिकेशन या फिर रिनोवेशंस करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। ऐसा ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी कई बार हो चुका है। या फिर आप देखोगे कि इस तरह का जो मॉडिफिकेशन या रिनोवेशन है वो आप देखोगे नॉर्मली आपके फूड प्रोसेसिंग सिस्टम्स में भी ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। या जैसे आप मैगी का एग्जांपल्स ले लो या आपके किसी शैम्पू का एग्जांपल ले लो, आपको कई तरह के इसका एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपका प्रोडक्ट को मॉडिफाइड करके सामने लेकर आया जा रहा है, उसमें कुछ नया रिनोवेशंस करके सामने लेकर आया जा रहा है जिससे कि उसकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाए अकॉर्डिंग टू करंट कस्टमर डिमांड। करंट कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग ये काम होगा। जैसे अगर पार्ले जी का एग्जांपल देखो, आप सभी ने पार्ले जी देखा है, ठीक है, पार्ले जी बिस्किट्स आपने देखे हुए हैं। पहले उसमें पार्ले जी का चलता था, लेकिन आज के टाइम पर पार्ले जी गोल्ड एक नया ब्रांड वहां पर आ चुका है, जो पार्ले जी ने ही बना, एक नया प्रोडक्ट वहां पर आ चुका है। ठीक है ना। तो वो क्या है, एक मॉडिफिकेशन फॉर्म हो गया, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स कुछ उसमें ऐड किया, कुछ कंटेंट्स उसमें एक्स्ट्रा ऐड करे और उसे लॉन्च कर दिया। दैट इज द रिनोवेशंस और मॉडिफिकेशंस। ठीक है। तो yes, this is all about the product research. I hope you can understand it. और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई नया टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो आप उसे भी कमेंट सेक्शंस में मुझे लिखकर बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।